आज का जो हमारा क्लास है वह भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित है। तो होता क्या है कि इतिहास, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास वर्तमान से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि इतिहास का जो संबंध होता है वह मूलतः अतीत से होता है। मतलब क्या कि अतीत की जो घटनाएं होती हैं उसी का तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार पर जो विवरण और विश्लेषण होता है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का सवाल उठता है कि जब इतिहास वर्तमान से संबंधित नहीं है, आंखों देखी घटनाओं का विवरण नहीं है, तो फिर इतिहास लिखा कैसे जाता है, ये सवाल पैदा होता है। तो इतिहास, चूँकि अतीत से इतिहास का सीधा संबंध होता है, इसलिए जाहिर सी बात है कि अतीत में ही हमको इसका स्रोत ढूंढना पड़ता है, साधन ढूंढना पड़ता है। तो इतिहास बताने के लिए कोई वर्तमान में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता है जो उस समय का रनिंग कमेंट्री करके अभी हमको बताए। तो इसलिए जो इतिहासकार होते हैं उनके लिए यह समस्या पैदा होता है कि किसी कालखंड या किसी विषय से संबंधित अगर उसको कुछ लिखना है तो उनको स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है, सोर्सेज पर निर्भर होना पड़ता है। तब सवाल उठता है कि इतिहासकारों के लिए इतिहास लिखने के लिए क्या साधन होता है, क्या स्रोत होता है। तो इतिहास लेखन के लिए मूलतः दो तरह का स्रोत होता है। एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। फिर साहित्यिक स्रोत मतलब लिटरेरी सोर्सेज। तो रचना के रूप में जो भी पुस्तक या ग्रंथ है उपलब्ध आज के डेट में, तो इतिहासकारों के लिए वो स्रोत का काम कर जाता है, या कहें कि कमेंटेटर का काम कर जाता है। उन किताबों में जो कुछ लिखा होता है उसका जो है सो अध्ययन करने के बाद, तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करने के बाद और फिर दूसरे स्रोतों से टैली कराने के बाद तब इतिहासकार उस संबंध में कुछ लिखने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये क्या होता है? तो ये होता है कि जैसो गुजरे हुए ज़माने का, कालखंड का यदि खुदाई से कोई वस्तु प्राप्त होता है, चाहे वो खंडहर हो या अभिलेख हो या सिक्का हो या फिर मृदभांड मतलब बर्तन हो या अन्य कोई वस्तुएं हो, तो ये सारा जो खुदाई से प्राप्त होता है जो भी वस्तु, वही वस्तु पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। अब है कि ये जो साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कौन माना जाता है? तो इतिहासकारों की साफ समझ है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा विश्वसनीय होता है। ऐसा इसलिए कि एक तो साहित्यिक जो भी उससे गुजरे हुए ज़माने की रचना है वो पूरे तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाता हर एक विषयों से संबंधित, और दूसरी बात है कि उस समय की जो रचना होती है उसमें सच्चाई का भी बहुत ज़्यादा अभाव होता है, इसलिए कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो होते थे उनके जो दरबारी विद्वान और लेखक कवि होते थे वही मूलतः जो है सो उन राजाओं के बारे में या उसके काल और शासन पद्धति के बारे में लिखा करते थे। तो जाहिर सी बात है कि वैसे विद्वान राजा को प्रसन्न करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके लिखते होंगे, इसलिए साहित्यिक स्रोतों पर ज़्यादा इतिहासकार विश्वास नहीं करते हैं। साहित्यिक स्रोतों में जो रचनाएं या जो भी स्रोत मिलता है उसका टैली दूसरे साहित्यिक स्रोतों से कराने की कोशिश करते हैं और फिर पुरातात्विक स्रोतों से भी टैली कराने की कोशिश करते हैं। अगर एक स्रोत के अलावा और दूसरे तीसरे चौथे स्रोत में उसी ढंग की घटनाओं का विवरण मिल जाता है तो इतिहासकार उसे सच मान लेते हैं। अब है कि साहित्यिक स्रोत जो है यह भी कई तरह का होता है। एक है धार्मिक जो है
साहित्य, दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य और तीसरा है आपको विदेशी विवरण। तो धार्मिक साहित्य में भी मुख्य रूप से जो आता है हमारे सामने वो है ब्राह्मण साहित्य, मतलब हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य, दूसरा जैन धर्म से संबंधित और तीसरा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित। अब इसमें से देखें धार्मिक साहित्य में अगर ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत लें तो जैसे इसमें वेद आ जाता है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है और जो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। उसी ढंग से जैन साहित्य है, इसमें आगम और सूत्र ग्रंथ बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। और फिर बौद्ध साहित्य है, इसमें त्रिपिटक है, जातक है, दीपवंश है, महावंश है। तो ये सारा जो है आपको धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। और हालांकि इन साहित्यों में का विषय वस्तु तो धर्म है, लेकिन उसके बावजूद जो है सो उन धर्मों का व्याख्या करने के दौरान बहुत सारी जो है लौकिक दुनिया की भी, सांसारिक दुनिया के भी जो है सो घटनाओं का चर्चा मिल जाता है। इसलिए इतिहासकार धार्मिक साहित्य को भी एक साधन के रूप में लेते हैं इतिहास लेखन के लिए। लेकिन जो है सवाल उठता है कि धार्मिक साहित्य पर इतिहासकार कितना विश्वास करते हैं। तो सबसे कम जो है इतिहासकार धार्मिक साहित्य पर ही विश्वास करते हैं। ऐसा इसलिए कि हर एक धर्म के लेखकों के बीच यह देखा गया है कि उनमें अपने धर्मों को बढ़ा चढ़ा करके लिखने की परंपरा रही है। इसलिए धार्मिक साहित्य पर सबसे कम इतिहासकार विश्वास करते हैं। उसी ढंग से जो है आपको गैर धार्मिक साहित्य है। गैर धार्मिक साहित्य में बहुत सारा भारतीय इतिहास में साधन मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो है आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है, उसी ढंग से शूद्रक की रचना है, या जो है सोपान भट्ट का हर्षचरित है। इस अनगिनत जो है आपको गैर धार्मिक साहित्य आते हैं। तो गैर धार्मिक साहित्य जो है धार्मिक साहित्य की तुलना में इतिहासकारों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इस साहित्य पर भी इतिहासकार बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे लेखक दरबारी बिन जैसे विद्वान हुआ करते थे। राजाओं को प्रसन्न करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके अपनी रचनाओं में विवरण दिया करते थे। उसके बाद आता है तीसरा साहित्यिक स्रोत में विदेशी विवरण। मतलब क्या कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक हमारे देश में बहुत सारे विदेशी विद्वान भ्रमण के लिए आते रहे हैं विभिन्न रूपों में। तो वो जो सारे विदेशी विद्वान भारत आते रहे तो उन्होंने भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। या जो विद्वान भारत नहीं भी आ सके तो अपने मूल देश में बैठ कर के भी जो है सो भारत के बारे में सुनी सुनाई कथाओं के आधार पर बहुत सारा विवरण लिखा है, पुस्तक लिखा है। तो वो सारा पुस्तक भी जो है भारतीय इतिहास के निर्माण में काफ़ी मदद जैसो करता है। उदाहरण के रूप में जैसे कि जो है मौर्य काल में आने वाला यूनानी जो है सो आपको विद्वान इंडिका का जो लेखक था मेगास्थनीज, तो वह भी इंडिका लिखता है। उसी ढंग से यूनान का ही प्लिनी जो है वह नेचुरल हिस्टोरिका लिखता है। उसी ढंग से टॉलमी है वह जो है आपको ज्योग्राफी लिखता है। उसी ढंग से हेरोडोटस है या अन्य जैसे दूसरे विदेशी विद्वान भी भारत के बारे में लिखते हैं। तो ये सारे लोग यूनानी थे। उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि चीन के भी कई जैसे विद्वान भारत भ्रमण के लिए भारत आए। हालांकि वो लोग बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जैसे कि फाहियान हो गए, ह्वेनसांग हो गए, यात्सिंग हो गए। तो ये जो फाहियान, ह्वेनसांग, यात्सिंग आए उन लोगों ने भी भारत के बारे में बहुत कुछ विवरण में जैसो लिखा है। तो उन लोगों का विवरण भी भारतीय इतिहास को लेखन कार्य में काफ़ी मदद पहुंचा देता है। तो उसके बाद जो है आता है पुरातात्विक स्रोत। मतलब खुदाई से जो वस्तु मिला वही जो है सो पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। तो इसमें से अभिलेख आता है, सिक्का आता है, मृतभांड आता है, मुहर आता है और अन्य वस्तुएं आता है। अब अभिलेख में जैसे कि देखिए कि अशोक का अभिलेख है। जब तक अशोक का अभिलेख नहीं मिला था तब तक अशोक और मौर्य वंश के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें नहीं थी। लेकिन जब अशोक का अभिलेख मिल गया तो अशोक और मौर्य वंश के बारे में बहुत कुछ जैसो जानकारी हमको मिलने लगी। उसी ढंग से गुप्त वंश का अभिलेख है या फिर अन्य जैसो शासक वंशों का अभिलेख है। उन अभिलेखों से भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखने पढ़ने का
जो है सो मौका मिल जाता है, साधन हो जाता है। उसी ढंग से सिक्का, बहुत सारा सिक्का प्राचीन का काल और मध्यकाल में जारी हुआ, जैसे कि गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया या यूनानी शासकों ने जारी किया या फिर मध्यकाल में भी बहुत सारे शासकों ने जारी किया। तो उन सिक्कों से भी उस काल के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती। उसी ढंग से मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन जो है सो, आप जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही बारे में लीजिए तो उस काल का मृदभांड कैसा था, मिट्टी जो है सो बर्तन जो होता था वह किस तरह का बना होता था, और उसके चलते उस काल की सामाजिक और आर्थिक अवस्था का भी पता चल जाता है। तो ये जो है मृदभांड भी इतिहास को लेखन कार्य करने में मदद करता है। उसी ढंग से मुहर जो है सो, मुहर हम उदाहरण के लिए समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारा मुहर मिला है, और उन मुहरों से भी हमको सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक और राजनीतिक अवस्था का पता चल जाता है। उसी ढंग से अन्य जो है सो वस्तुएं अगर कुछ प्राप्त होती है तो उससे भी इतिहास को लेखन में काफ़ी मदद मिलता है। तो इतिहास का ये सारा साधन और स्रोत होता है। सबसे ज़्यादा पुरातात्विक स्रोत पर इतिहासकार विश्वास करते हैं, साहित्यिक स्रोत पर कम, और साहित्यिक स्रोतों में भी सबसे कम विश्वास करता है ये इतिहासकार विश्वास करते हैं धार्मिक साहित्य पर। तो ये जो है इतिहास को लेखन कार्य करने का साधन ये सारा स्रोत बनता है, और इन स्रोतों से जो निष्कर्ष निकलता है उसी निष्कर्ष के आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। लेकिन इतिहास में होता क्या है कि चूंकि स्रोत के इतिहास पर आधार पर इतिहास लिखा जाता है, इसलिए किसी भी कालखंड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध हमें नहीं हो पाता है और न कभी हो पाएगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि अशोक और मौर्य वंश के बारे में ही कहा जाता है कि अनगिनत अभिलेख जो है, रॉक एडिक्ट जो है, वह पटना में ही दबा पड़ा हुआ है। अब चूंकि पटना में बहुत सारा अभिलेख पड़ा हुआ है, दबा हुआ, तो क्या यह संभव है कि उस अभिलेख को प्राप्त करने के लिए पटना शहर को उजाड़ करके खुदाई किया जाए? यह संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अशोक और मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि जो साहित्यिक रचना है वह भी पूरे तौर पर उस काल में जो कुछ, एक तो लिखा ही कम गया था, और जो लिखा भी गया वो पूरे तौर पर सुरक्षित हमें उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि जो विदेशी विवरण इंडिका है वह भी मूल पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि इस पुस्तक के आधार पर विदेशी विद्वानों ने भारत के बारे में उद्धरण दे करके इसका जो कुछ लिखा, उन उद्धरणों को इकट्ठा करके इंडिका पुस्तक के रूप में उसको जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, न तो पुरातात्विक सामग्री पूरा उपलब्ध हो सकता है पहले के ज़माने का, और न ही साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो है इतिहास की हर घटनाओं का पूरे तौर पर हमें जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए जो है सो इतिहास में जो है सो 100% सच्चाई नहीं माना जाता है। दूसरी बात है कि जो विद्वान होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, तो इतिहास तो इन स्रोतों के आधार पर वो लिखते हैं, लेकिन जो है लिखने के दौरान उनकी अपनी कुछ धारणाएं भी होती है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कुछ समझ का स्तर होता है, वो किसी न किसी विचारधारा से संबंधित होते हैं, चाहे जानते हुए या अनजाने में। तो जाहिर सी बात है कि प्राचीन या पहले ज़माने की जो घटनाएं हैं उसकी व्याख्या और विश्लेषण करने के दौरान उन इतिहासकारों की अपनी धारणा अपनी लेखनी में हावी हो जाता है। तो यही वजह है कि जब आप इतिहास का पुस्तक कई लेखकों का पढ़ते होंगे तो भले ही तथ्य एक मिलता हो, सेम मिलता हो, लेकिन उसका व्याख्या और विश्लेषण जो होता है वो अलग अलग ढंग से दिखाई पड़ता होगा। इसका मूल वजह यही है कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, तो किन्हीं वस्तुओं के बारे में वो अपने दृष्टिकोण और समझ के आधार पर विश्लेषण करता है। इसलिए इतिहास में एक ही घटना का अलग अलग जो है सो व्याख्या और विश्लेषण मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास में सच्चाई पूरे तौर पर उपलब्ध नहीं हो सकता है।
और यही वजह है कि हम लोग छात्रों को हमेशा कहते हैं कि प्राइवेट पब्लिकेशन का किताब पढ़ने से पहले आप जो है एनसीईआरटी का बुक पढ़ें। एनसीईआरटी का बुक जो होता है वो भारत सरकार का ऑथराइज्ड पुस्तक होता है और उसमें जो कंसेप्ट और जो धारणा और जो तथ्य होता है वही जो है सो सही माना जाता है और प्रश्न पूछने का भी जो पैटर्न होता है उसका पहला आधार एनसीईआरटी का पुस्तक ही होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ लो, उसमें जो तथ्य है और उसका जो कंसेप्ट है उसी के आधार पर आगे चल कर के तुम दूसरे किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक पढ़ो। तो इतिहास को इस तरह से लिखा जाता है और इतिहास का इस तरह से निर्माण होता है। तो हम समझते हैं कि इतना देखने के बाद आपको इतिहास के प्रति जो आपकी धारणा होगी वो साफ हुई होगी। तो ये आज के इस क्लास के बाद हम लोग, जैसा कि पहले हमने कहा था कि भाई आगे आपका जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सो प्रश्नों का सीरीज चलेगा और हर एक प्रश्न के पर जो है चारों विकल्प का हम व्याख्या कर देंगे। हर एक विषय से संबंधित जो क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन हम फिर जो है सो आपको 30 जुलाई से करने जा रहे हैं। आप लोग उसको भी जो है सो देखें और उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।